हेलो फ्रेंड्स, मैं एस डी रवि, ऑल्सो नोन एज रवि सर। आज मैं जिस चीज का क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास ना किसी जीएस का होगा और ना ही किसी क्लास विशेष का होगा, 9, 10 वगैरह ये सब किसी क्लास का नहीं, बल्कि आज मैं एक क्लास बीएड का लेने जा रहा हूँ। और ये हमारे जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी काम आएगी। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीएड का, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर चैप्टर में सेकंड पेपर, जिसका नाम है कंटेम्परेरी इंडिया इन एजुकेशन, और उसी पेपर का आज पहला सब्जेक्ट, सॉरी पहला लेसन, जिसका नाम है शैक्षणिक लक्ष्य भारतीय समाज, एजुकेशन गोल इंडियन सोसाइटी। ये इस पर हम चर्चा करेंगे आखिर यह क्या चीज है शैक्षणिक लक्ष्य भारतीय समाज, एजुकेशन गोल इंडियन सोसाइटी, कैसे इसको हम समझेंगे। तो इस वाक्य का सीधा अर्थ यह बनता है कि भारतीय समाज में शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं। हमारे भारतीय समाज में शिक्षा के क्या गोल होने चाहिए, क्या लक्ष्य होने चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा समाज बहुत सारे जातियों से मिलकर बना है, और हमारा जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक जातियां, इन सब से मिलकर एक बड़ा समाज बनता है जिसे भारतीय समाज कहते हैं। तो भारतीय समाज में शिक्षा के जो लक्ष्य है वो बहुत व्यापक है। शिक्षा का कोई एक लक्ष्य नहीं है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज में शिक्षा के लक्ष्य बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुख्य लक्ष्य की हम बात करते हैं। पहले एक नंबर में एक लक्ष्य की बात करते हैं, उससे जैसे कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारी प्रस्तावना में भी यह बात कही गई है, राष्ट्रीय एकता की बात और अखंडता की बात कही गई है। हमारा प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रकृति संपन्न पद देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं सुनिश्चित करती राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम अंगीकृत और आधारभूत करते हैं। तो इस प्रस्तावना में एक शब्द आया, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। राष्ट्रीय एकता भी हमारा शिक्षा का एक लक्ष्य है। हम लिखते हैं इसको, राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। तो राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति हम कैसे करेंगे। राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। हमारा शिक्षा का जो लक्ष्य है राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने के लिए हम क्या ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमारा राष्ट्रीय एकता बना रहे। तो इन सब के लिए हमें एक अच्छे नागरिक बनने की आवश्यकता है, और इस अच्छे नागरिक एक अच्छा नागरिक बनकर के हम अपने लोकतंत्र का भी विकास कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट हम लिख सकते हैं, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, यानी हमारा जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में नागरिकता का विकास। तो हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक देश है,
और लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं आप भी जानते होंगे कि वैसा देश जहां के शासक का चुनाव उस देश की जनता ही करती है। तो इस नाते से हमारा देश एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि हम अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। आप खुद देखते होंगे कि हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है और विधानसभा का इलेक्शन होता है। विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें हम मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें हम अपने देश प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो एमपी और एमएलए के इलेक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने शासकों का चुनाव करते हैं और इसे ही लोकतंत्र कहा। इसके विपरीत एक और तंत्र होता है लोकतंत्र के विपरीत, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र अभी के समय में ना के बराबर है। राजतंत्र में क्योंकि लोकतंत्र को एक अच्छा नियम माना गया है, एक अच्छी व्यवस्था मानी गई है, इसलिए अधिकतर देश लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। राजतंत्र में यह होता था कि राजा देश में शासन करते थे और वो नागरिकों के द्वारा नहीं चुने जाते थे। वो खुद उनका अधिकार था, दैवीय शक्ति होती माना जाता था कि ईश्वर ने उन्हें प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और वो राज करेंगे और उनके मरने के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा, उस देश का शासक बनेगा। तो राजतंत्र की सबसे जो कमियां थी वह थी तानाशाही। कोई भी राजा राज कर रहा है, मनमाने ढंग से राज कर रहा है, तानाशाही रूप ले रहा है और उसे बोलने वाला और कुछ करने वाला कोई नहीं है। तो वे तानाशाह हो जाते थे और अपना मनमानी करने लगते थे। जो मनाए अपना नियम बना रहे हैं, इसमें जनता का शोषण हो या दुर्गति हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। और यही चीजें को बाद में हटाने के लिए फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। वहां पर एक राजा हुआ करता था लुईस 16वां, उसे पहले भी कोई 15 हुए थे, लेकिन ये जो लुईस 16वां आया था उसी के समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस राजा को हटाने के लिए और लोकतंत्र लाने के लिए। उस सिस्टम को बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम समझना चाहते थे कि लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें उस देश के शासक का चुनाव वहां की जनता करती है। तो हमारा देश भी इस नाते लोकतंत्र हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र में यहाँ की जो नागरिकता है उसका विकास कैसे हो। तो लोकतंत्र में नागरिकता का विकास करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। तो अच्छा नागरिक कौन होंगे? जिनका बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनैतिक विकास हो, नैतिक गुण उसमें समाहित हो, तो हमारा नागरिकता का विकास संभव है। बौद्धिक विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें बौद्धिक विकास को समझने के लिए इसको हम यह कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास यानी हम कितने दूर तक सोच सकते हैं और कहां तक हम तर्क कर सकते हैं। मतलब हर एक चीजों को, हर एक बातों को तर्क की कसौटी पर तर्क से देखना और किसी असत्य बातों को सत्य की ओर मतलब उससे सत्य को निकाल लेना, ये हमारा बौद्धिक विकास कहलाता है। यानी हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो हमारे विचार हैं, वो हमारे बौद्धिक विकास को इंगित करते हैं। एक बौद्धिक विकास इस चीज से हम एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लिया जाए आप रोजाना जिंदगी में फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, दूर से कोई मैसेज आया आपके पास और उसमें हमें बताया जा रहा है कि देखो यहाँ के लोग जो हैं ये सब चीज गंदे गंदे चीज खाते हैं, इसलिए वहां पे एक में बाढ़ आ गई। हमने उस चीज को देखा, सुना और दूसरी ओर फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या हमारा बौद्धिक विकास हो गया क्या? नहीं, क्योंकि मैंने उसकी सत्यता को कभी जांचने का प्रयास नहीं किया। मुझे उस तरह के मैसेज से लगाव है, प्रेम है, उस तरह के मैसेज को मैं पसंद करता हूं, इसलिए यह मैसेज जब मेरे पास आया तो मैं दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन कभी हमने सोचा कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में कोई कुछ खा पी रहा है तो उससे क्या बाढ़ आ जाएगा? बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखा होना, अकाल होना, ये सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो हमने यहाँ पर पर्यावरण को ख्याल में रखकर
कभी पर्यावरण के बारे में सोचा नहीं कि पर्यावरण के कारण बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, या कोई ये मतलब कुछ गलत होता है लोगों के साथ, इस तरह के त्रासदी आते हैं। हमने इस चीज को नहीं सोचा, मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। तो यही समझ लिए कि हमारी बौद्धिकता का विकास नहीं हुआ है। तो एक अच्छे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जिनका बौद्धिक विकास हो चुका है, वो हर एक चीज को तर्क और विवेक पर खोजना चाहता है, तर्क और विवेक से ढूंढना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है। इसके अलावे बौद्धिक विकास के अलावे नागरिकों में सामाजिक विकास की भी आवश्यकता है। उनके नैतिक गुण भी उनमें समाहित होने चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य में नैतिक गुण का विकास ना हो, नैतिक गुण ना हो, तब तक वह एक अच्छा नागरिक भी नहीं बन सकता है, और ना ही हमारे लोकतंत्र का विकास हो सकता है। तो ना ही नागरिक का विकास होगा, ना ही लोकतंत्र का विकास होगा। तो व्यक्ति में नैतिक गुणों की भी आवश्यकता है। नैतिक गुण एक नीति नियम पूर्वक ऐसे गुण जो हमें कुछ ऐसे नियम सिखाती है जिससे समाज का भलाई हो और समाज हमारा आगे बढ़ सके। बचपन में ही या किसी अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा होगा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर सत्कार करना चाहिए। ये सब क्या है? नैतिक गुण है। यह भी हमें पढ़ाया जाता है कि नहीं, माता पिता ईश्वर के समान होते हैं, उन्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इन सब नैतिक गुणों का कहीं ना कहीं समाज पर प्रभाव पड़ता है, और जब इस तरह का नैतिक गुण लोगों में विकसित होता है तो समाज अपने आप अच्छाई की ओर जाने लगती है, और जब समाज अच्छाई की ओर जाएगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति भी लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता नहीं है, या नागरिकों में अगर सहिष्णुता नहीं है, तो कल एक कट्टरता समाज में फैलेगी, और इसे हम धार्मिक कट्टरता भी कह सकते हैं। और जब यह कट्टरता समाज में फैलेगी तो हमें जातियों में बांटेगी, धर्म में बांट देगी, तो फिर हमारे लोकतंत्र का विकास वो कैसे पाएगा? क्योंकि यहीं पर तो हमारी राष्ट्रीय एकता खंडित हो जा रही, टूट जा रही है। जब हम एक देश के नागरिक अनेक जातियों में बढ़कर काम करने लगते हैं, अनेक धर्म में बढ़कर काम करने लगते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय एकता खंडित हो जाती है, टूट जाती है। और हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि हमने हमेशा से अनेकता में एकता को दर्शाया है, और इस अनेकता में एकता के कारण ही आज हमारा लोकतंत्र विकसित हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की अलग इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, और राष्ट्र के नाम पर हम जब सभी एकजुट हो जाते हैं तो यही हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हो जाती है। लेकिन जब हम अलग अलग जातियों में बटे होते हैं, अलग अलग धर्मों में बटे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रहे होते हैं। तो हमें राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए, यानी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता का विकास करना है, और लोकतंत्र में नागरिकता का विकास करना है। इन सब के अलावा और जो विशेष तथ्य हैं वो हैं जो हम अभी नेक्स्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो हमने अभी 2 पॉइंट आप लोगों को दिया था, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे बिंदु की, इसे लिख देते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना यानी तेज करना, गति देना। तो आधुनिकीकरण को हम कैसे समझें और कैसे उसको हम गति देने उसे तीव्र करने का प्रयास करेंगे? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना, तो हम समझेंगे कि आधुनिकीकरण है क्या। जहां पहले हम प्राचीनता में जीते थे,
अब हम जिस दौर में जी रहे हैं उस युग को आधुनिक युग कहा जाता है। तो प्राचीनता से आधुनिकता, इसे आने में बहुत समय लगा। आधुनिकता का मतलब हुआ नवीनीकरण, नया होना, कुछ नया करना। तो पुरानी चीजों को हमने क्या किया, नया कर दिया। यही आधुनिकीकरण कहलाया। कैसे हमने उन पुरानी व्यवस्थाओं को नए रूप से इस दौर में लाया, यानी उसे नवीन बनाया, इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारा जो आधुनिकीकरण है यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है, और इस विज्ञान में हमें आगे बढ़ने में, आधुनिकता लाने में, नवीकरण करने में हमें बहुत योगदान दिया है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि प्राचीन काल में हम आवागमन के लिए, यहां से कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, वहां से आने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, घोड़े गाड़ियों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे हमारा समाज विकास किया, साइंस डेवलप किया, और इसी साइंस के बदौलत हमारे पास अब साइकिल आ गई। हम जहां बैलगाड़ी से 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाते थे, अब साइकिल से हम 5 किलोमीटर जाने लगे 1 घंटे में। धीरे धीरे और भी विज्ञान का विकास हुआ, मोटर गाड़ियां आई, रेल गाड़ियां आई, बड़े बड़े शिप बने। तो इस विज्ञान ने क्या किया कि हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। हमारे समय में बचत हुआ, हमारे उत्पादन में वृद्धि हुआ, विज्ञान ने हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाया है। कि जहां पहले हम अपनी किसी खास भूमि पर 4 क्विंटल गेहूं उपजाते थे, अब उसी भूमि पर हम 10 क्विंटल गेहूं उपजा रहे हैं। कारण क्या है? आधुनिकता, विज्ञान। इस विज्ञान ने हमें नए कृषि औजार दिए, और बहुत सारे उर्वरक आए, सिंचाई करने के साधन, तौर तरीके अलग हुए। तो इससे क्या हुआ? उत्पादकता में वृद्धि हुआ। यानी हमारे पास हमारा जो युग था प्राचीन से आधुनिक में पहुंच गया। तो इसी आधुनिकीकरण को हमें तेज करना है, और जब हम इस आधुनिकीकरण को और तेज करेंगे तो हमारा शिक्षा का जो लक्ष्य होगा वह हमें प्राप्त होगा। आधुनिकीकरण के दौर में आज हमारे पास, आप हमारे सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो यह सब कुछ, इसमें सपोर्ट करने का काम किसने किया? विज्ञान ने। तो हमें विज्ञान का सहारा लेकर के और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तभी तेज होगी। नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि कहता है चौथा, सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा बिंदु है सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो सामाजिक दृष्टिकोण से आप क्या समझ रहे हैं? सामाजिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि समाज के प्रति जो मेरे विचार हैं, जो हमारा नजरिया है, वह हम कैसे विकास करें, उसका कैसे विकास होगा। तो समाज के प्रति नजरिया जो हमारा है वह ब्रॉड होना चाहिए, बल्कि संकुचित नहीं होना चाहिए। और समाज में एक अच्छे नागरिक होने के नाते समाज के लिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम समाज को आगे बढ़ाएं। समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे?
समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सोच, हमें अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। हमारा जो घटिया सोच समाज के प्रति है उसे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे सोच विकसित करने पड़ेंगे। हमारा समाज अनेक जातियों से मिलकर बना है, हमारा देश अनेक धर्मों संस्कृतियों से मिलकर बना है, तो सामाजिक सोच में परिवर्तन लाए कैसे? इसके लिए हमें समाज को भली बात समझना पड़ेगा कि हमारा समाज एक सहयोगात्मक और संगठनात्मक संस्था है और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, संगठन में जब तक हम नहीं रहेंगे, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि घटिया सोच के कारण या छोटे सोच के कारण हम अपने समाज से कटने का प्रयास करते हैं। खास करके अपने समाज में जाति विशेष को लेकर जो पूर्वाग्रह बना हुआ है और जो हम जातियों में बटे हुए हैं उसे हम कैसे संगठित रख सकें, कैसे अनेक बातों को भूलकर और गलत चीजों को भूल करके अच्छी चीजों का समावेश समाज में कर सके। तो इसके लिए हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए खुद का सहयोग जरूरी है। जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे समाज को निष्पक्ष होकर के और किसी गलत भावना को ना रख करके बिल्कुल निष्पक्ष होकर के हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे, हम अपना नजरिया बदलेंगे समाज के प्रति और भारत को एक बनाने के लिए, भारत मजबूत बनाने के लिए हम अपने समाज का विकास करेंगे। और यह तभी संभव होगा जब हम अपना विचार, अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया जब तक विकसित नहीं करेंगे। तो इसके लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने नजरियों को भी विकसित करना है, अपना दृष्टिकोण विकसित करना है। और जब हम अपना दृष्टिकोण विकसित करेंगे तब हम समाज को आगे ले जा पाएंगे और जब हम समाज को आगे ले जाएंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये समाज शिक्षा के लक्ष्य तभी पूर्ण होंगे। अब आगे के बिंदु पर चर्चा करते हैं। आगे एक और बिंदु लिखते हैं। लक्ष्य आधारित अंतरराष्ट्रीयता का विकास। अंतरराष्ट्रीयता का विकास और वो भी लक्ष्य पे आधारित हो, गोल बेस्ड। तो लक्ष्य आधारित अंतरराष्ट्रीयता का विकास होगा कैसे? अंतरराष्ट्रीयता का विकास का सीधा सा अर्थ हुआ कि हमें अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इतना मजबूत करना है जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके और हमारे देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लिया जा सके। तो इस दौर में भारत अब छिपा हुआ देश नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके मान सम्मान है और यह सब संभव हो पाया है शिक्षा के बदौलत भी कहेंगे, आधुनिकता के बदौलत भी कहेंगे और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बदौलत भी कहेंगे। हमारे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध रहे हैं वो आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से, प्राचीन काल से हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ रहे हैं, व्यापार के मामले में, राजनीति के मामले में या अन्य किसी में। लेकिन इस आधुनिक समय में हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संबंध वह और भी विकसित हुआ है और भी मजबूत हुआ है और इसका एक कारण हम ग्लोबलाइजेशन को भी मानते हैं, भूमंडलीकरण को भी मानते हैं। क्योंकि इसी ग्लोबलाइजेशन के कारण एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार से जुड़ सके, राजनीतिक नीति विचार से भी जुड़ सके और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हम उत्पादन के क्षेत्र में, आयात और निर्यात के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता हमें मिली है।
और स्वतंत्र होकर हम वस्तुओं का आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, हमारे उत्पादन में वृद्धि हुआ है और इसके साथ साथ राजनीतिक संबंधों में भी मजबूती आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो कोई भी शिखर सम्मेलन हो, भारत उसमें कभी पीछे नहीं रहा है और अब भारत को कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्होंने, इस भारत ने अपने दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति को दर्शाता है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करना ही हमारा अंतर्राष्ट्रीयता का विकास कहलाता है, जो हमने शिक्षा के लक्ष्यों के द्वारा हासिल करने का प्रयास किया है और बहुत हद तक इसे हमने हासिल भी कर लिया है, लेकिन फिर भी इसे हमें गति देते रहना है और इसे तीव्र बनाए रखना है। दैट्स ऑल।